हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल अर्थव्यवस्था राजव्यवस्था वाली किताब पढ़ रहे हैं, 25वां एडिशन। इससे पहले हमने 6 भाग कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो पहले उन्हें कंप्लीट करें। और आज हम पढ़ेंगे 7वां भाग, अपवाह तंत्र नदियाँ। राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? उत्तर है दूसरा 3। व्याख्या: राजस्थान की नदियों को प्रकृति, दिशा व प्रवाह प्रणाली के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, आंतरिक प्रवाह नदी तंत्र 60%, अरब सागरीय नदी तंत्र 16%, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र 24%। आंतरिक प्रवाह नदी तंत्र अंतः प्रवाही नदी हैं। उत्तर दूसरा कांतली। व्याख्या: आंतरिक प्रवाह नदी तंत्र 60% अंतः प्रवाहित नदियों के वे नदियाँ हैं जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुंच पाता है, जो अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती हैं, जैसे घग्गर, कांतली, लिक, कांकणी, मंथा, रूपनगढ़, साबी, रूपारेल, मेंढा, खांडेल, बाणगंगा इत्यादि। यह राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतः प्रवाही नदी नहीं है? उत्तर है तीसरा वाकल। राजस्थान की एक नदी जो अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है। उत्तर है पहला जाखम। अंतः प्रवाहित नदी नहीं है। उत्तर है चौथा खारी। पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहाँ तक पहुँच जाती थी? उत्तर है चौथा फोर्ट अब्बास। व्याख्या: घग्गर नदी, इस नदी को नट नदी, मृत नदी, सोतर नदी, सरस्वती नदी और द्वेषवती नदी के नामों से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ी कालका माता के मंदिर के पास से उद्गमित होकर हरियाणा में प्रवाहित होते हुए राजस्थान में घग्गर का प्रवेश उत्तर दिशा से टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव हनुमानगढ़ नामक स्थान पर होता है। यह हनुमानगढ़ में बहते हुए भटनेर के पास जाकर विलुप्त हो जाती हैं। कभी कभी इसका जल सूरतगढ़ के कुछ गांवों तक पहुंच जाता है। राजस्थान में इसका बहाव क्षेत्र नाली पाट कहलाता है। इसका अंतिम स्थान फोर्ट अब्बास, बहावलपुर, पाकिस्तान है। बहावलपुर पाकिस्तान में बहाव क्षेत्र हकरा कहलाता है। यह आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। इस नदी के मुहाने पर कालीबंगा सभ्यता विकसित है। ज्ञातव्य है कि हनुमानगढ़ स्थित तलवाड़ा झील घग्गर नदी पर निर्मित है तथा हिमालय से राजस्थान में आने वाली यह एकमात्र नदी है। घग्गर बेसिन मुख्यतः 2 जिलों गंगानगर हनुमानगढ़ में फैला हुआ है। मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है? उत्तर है चौथा घग्गर नदी को। राजस्थान में कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? उत्तर है तीसरा घग्गर नदी। राजस्थान में घग्गर नदी किस पड़ोसी राज्य में प्रवेश करती है? उत्तर है चौथा हरियाणा। घग्गर नदी प्रायः किस स्थान पर आकर विलीन हो जाती है? उत्तर है पहला भटनेर। घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिलों में पाया जाता है, वह निम्नलिखित किन 2 नदियों के निक्षेपण से बना है? उत्तर है चौथा घग्गर और सतलज। जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता वह है? उत्तर है तीसरा कांतली। व्याख्या: कांतली राज्य में पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी। सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर उदयपुर वाटी तहसील के दक्षिण पश्चिम में झुंझुनू जिले को 2 भागों में बांटती हुई चूरू की सीमा में विलीन हो जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। मरुस्थल में भुज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है? उत्तर है तीसरा काकनेय। व्याख्या: काकनेय या काकनी व मसूरदी नाम से प्रसिद्ध इस नदी का उद्गम जैसलमेर का कोठियारी गांव है। यह आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। यह नदी जैसलमेर के रूपसी गांव में प्रसिद्ध भुज झील का निर्माण करती है। इसका विलुप्ति स्थल मीठा खाड़ी है। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? उत्तर है चौथा कांकनी। राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है? उत्तर है पहला काकनी। निम्न नदी एवं उद्गम स्थल में से कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? उत्तर है चौथा यानी कांकनी कुंभलगढ़ पहाड़ी। रूपारेल नदी का उद्गम होता है। उत्तर है पहला उदयनाथ से। व्याख्या: रूपारेल नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ी थाना गाजी अलवर है। इस नदी को लसवारी नदी तथा स्थानीय भाषा में वराह नदी कहते हैं। यह नदी सीकर डीग जिले में विलुप्त हो जाती है।
किस नदी को वराह या लसवारी के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर है पहला रूपारेल। इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है? उत्तर है तीसरा सागी। व्याख्या: अरब सागर की ओर बहने वाली सागी नदी का उद्गम स्थल जालोर जिले की जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं। यह जालोर जिले के सांचौर से बहकर बाड़मेर में गांधव गांव के निकट लूनी नदी में मिल जाती है। किस नदी का उद्गम सेवर पहाड़ी से है? उत्तर है पहला साबी। व्याख्या: साबी नदी जयपुर की सेवर पहाड़ियों से निकलकर कोटपुतली बहरोड जिले में बहने के बाद हरियाणा के पटौदी के उत्तर में विलीन हो जाती है। यह नदी मुगल काल में वर्षा ऋतु में विनाश लीला हेतु प्रसिद्ध थी। निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? उत्तर है तीसरा बाणगंगा। व्याख्या: बाणगंगा इसको रुंडित नदी, बी हेडेड रिवर भी कहते हैं। अर्जुन की गंगा व ताला नदी रामगढ़ बांध में गिरने से पहले ताला गांव के पास से बहने के कारण कहते हैं। कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित बेराट पहाड़ियों से निकलकर जयपुर में कहाँ जमवा रामगढ़ बांध, दौसा में कहाँ माधो सागर बांध होते हुए यह नदी भरतपुर सर्वाधिक बाणगंगा बेसिन 2746 वर्ग किलोमीटर में बहती हुई आगरा के निकट फतेहाबाद में यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ से निकलती है एक बार वापस, जिससे कि आपको सभी को याद हो जाए। कोटपुतली बहरोड में स्थित बेराट पहाड़ियों से निकलकर, कौन सी पहाड़ियों से निकलती हैं? बेराट पहाड़ियों से निकलकर जयपुर में कहाँ जयपुर में जमवा रामगढ़ बांध और दौसा में माधो सागर बांध कहाँ से निकलती है? जयपुर और दौसा से निकलते हुए यह नदी भरतपुर में बहती हुई भरतपुर में सर्वाधिक बाणगंगा बेसिन 2746 वर्ग किलोमीटर है। भरतपुर में बहती हुई आगरा के निकट फतेहाबाद में यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? फतेहाबाद में यमुना नदी में मिल जाती है। वर्तमान में यह भरतपुर में विलुप्त हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादा वर्षा होने पर, अभी तो ये भरतपुर में ही विलुप्त हो जाती है, लेकिन ज़्यादा वर्षा होती है तो राजस्थान की दूसरी नदी है जो अपना जल सीधा यमुना में डालती है। इसके किनारे बेराट सभ्यता विकसित है। बाणगंगा को 2012 से रुंडित नदी, वह सहायक नदी जो मुख्य नदी में गिरने से पहले समाप्त हो जाती है, होने के कारण अंतः प्रवाही नदी में शामिल किया गया है। कौन सी नदी में शामिल किया गया है? अंतः प्रवाही नदी में शामिल किया गया है। कौन सी नदी बेराट की पहाड़ियों से निकलकर यमुना में मिलती है? तो उत्तर होगा तीसरा बाणगंगा। क्या होगा? बाणगंगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है? उत्तर होगा तीसरा बाणगंगा। जयपुर और कहाँ से निकलती थी ये निकलती है जयपुर, दौसा और भरतपुर में मिल जाती है। और भरतपुर के अगर ज़्यादा पानी नहीं होगा तो भरतपुर में ही विलुप्त हो जाएगी, और ज़्यादा वर्षा हो जाएगी तो ये फतेहाबाद यमुना में जाकर मिलेगी। अरवादी नदी का उद्गम है, कहाँ है अरवादी नदी का उद्गम? उत्तर होगा दूसरा थानागाजी के पास सकरा बांध पर अरवारी नदी का उद्गम है। व्याख्या: राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का की पहाड़ियों के बीच थानागाजी के पास सकरा बांध में अरवारी नदी का उद्गम होता है। कहाँ पर? राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का की पहाड़ियों के बीच, कौन सी पहाड़ियों के बीच होता है? सरिस्का की पहाड़ियों के बीच थानागाजी के पास सकरा बांध, थानागाजी के पास एक बांध है सकरा बांध, वहाँ में उसमें अरवारी नदी का उद्गम होता है। यह नदी 3 धाराओं का संगम है जिनका विलय चांदपुरा ग्राम में होता है। अंततः यह नदी दौसा के बोरोदा बांध तक जाती है। आगे चलकर यह सरसा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है? आगे चलकर यह सरसा नदी में मिल जाती है, और सरसा नदी बाणगंगा नदी में मिल जाती है। सरसा नदी बाणगंगा में मिल जाती है, बाणगंगा भरतपुर जाती है, और भरतपुर के आगे फतेहाबाद और फिर यमुना में मिल जाती है। सरसा नदी बाणगंगा नदी में मिल जाती है। अरवारी नदी सूख गई थी, जिसे तरुण भारत संघ के प्रयासों से पुनर्जीवित किया गया है। कौन सी नदी सूख गई थी? अरवारी नदी सूख गई थी, जिसे तरुण भारत संघ के प्रयासों से पुनर्जीवित किया गया है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब कल हम पढ़ेंगे अरब सागरीय नदी तंत्र। तो वीडियो कैसा लगा आप सभी को? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के अंदर शेयर कर दीजिए दोस्तों, जिससे कि
ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। टाटा बाय बाय।